हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स एट लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 2। ठीक है, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर 2, जो कि जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। आईसीएसई क्लास 10 का हम लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं। आईसीएसई क्लास 10 है ना, उसका हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। केमिस्ट्री में एक चैप्टर ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा का पूरा वीडियो अपलोडेड हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखें तो। ये जो है वो चैप्टर 2 से रिलेटेड। तो चैप्टर 2 में जो चैप्टर का जो नाम है वो है केमिकल बॉन्डिंग, है ना, केमिकल बॉन्डिंग। हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे और धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। कुछ पार्ट्स में वीडियो है, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा बता देना मतलब वो ऐसा हो जाएगा कि मतलब जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल जाओ। वैसा करने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो मेरा काम हो जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग को। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग को पढ़ना क्या है, चलिए समझते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, अब वर्ड यहाँ पर जो आ रहा है ना वो बॉन्डिंग, ठीक है, ये बॉन्डिंग वर्ड है। अब बॉन्डिंग कब होगा? बॉन्डिंग तभी होगा जब मेरे अंदर स्टेबिलिटी आएगा। जैसे आप ही सोच लो ना, कोई बंदा ए है और कोई बंदी है बी, ठीक है ना। अब ये दोनों में बॉन्डिंग कब आएगा? ठीक है, जब ये बंदा ए जो है ना वो स्टेबल हो जाएगा, तभी तो इसके घर वाले मानेंगे कि हाँ चलो भाई ये बंदा स्टेबल है, ऐसा है, चलो अब इसको इसके पास दिया जा सकता है, अपनी बेटी को घर में रखेगा, ये सब करेगा, ठीक है। सब चीज़ हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है बॉन्डिंग के साथ? सबसे पहले स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो इसका मतलब बोल सकते हैं विदाउट स्टेबिलिटी देयर इज नो बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? समझाने के लिए लिख सकते हैं हम लोग विदाउट स्टेबिलिटी, है ना, विदाउट स्टेबिलिटी नो बॉन्डिंग पॉसिबल, ठीक है। बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये ऐसे भी पॉसिबल है, लाइक जैसे रिलेशनशिप, जैसा कि अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए, लाइक रिलेशनशिप, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो अब बॉन्डिंग बनाने के लिए, यानी कि स्टेबिलिटी बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, जॉब्स लेते हैं, तब जाकर स्टेबल होते हैं। बट केमिस्ट्री में स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इन केमिस्ट्री लैंग्वेज, यानी कि केमिस्ट्री में अगर स्टेबल होना है, अब किसको स्टेबल होना है? केमिस्ट्री में तो स्टेबल होना होगा एलिमेंट को ही ना भाई, एलिमेंट ही ना स्टेबल होगा। तो एलिमेंट स्टेबल होने के लिए क्या कर सकता है भाई? तो इन केमिस्ट्री स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी का मतलब हो जाएगा हैविंग इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। क्या चीज? हैविंग इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट लाइक किसके जैसा? किसके जैसा होना चाहिए? लाइक इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस का जो कहानी है वो अलग है ना। इनर्ट गैस, अगर कोई इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ले लेता है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाने लग जाएगा कि हाँ भाई हम स्टेबल है। अगर इसके जैसा कोई बन जाता है तो। अब इसके जैसा बनेगा कैसे, उस पर भी तो ध्यान देना होगा ना। उसके जैसा बनेगा कैसे? तो बनेगा क्या? अब इनर्ट गैस है क्या, पहले इसको तो जान ले कि इनर्ट गैस क्या है। तो इनर्ट गैस क्या है? ये है क्या, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट और ड्यूप्लेट बना लेता है, ठीक है ना। ऑक्टेट है और ड्यूप्लेट, ठीक है, ड्यूप्लेट इन कहाँ? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये OM में तो ऑलरेडी हम पहले वीडियो में बताइए, ऑक्टेट और ड्यूप्लेट क्रिएट करता है, ठीक है। तो अब कैसे क्रिएट करता है वो भी तो देखना पड़ेगा ना हम लोग को। चलिए, तो एक एक हम लोग क्या करते हैं ना, इनर्ट गैस को समझ लेते हैं फटाक से, तुरंत, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, हम लोग इनर्ट गैस को समझ लेते हैं। तो इनर्ट गैस में सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा हीलियम, ठीक है। इसको मिटा दे, इसको मिटाकर हम लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए, इनर्ट गैस में हमारा सबसे पहले जो आएगा वो कौन सा आएगा? हीलियम। और उसको हम लोग समझेंगे हीलियम। तो हीलियम आ गया। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में तो 2 ही हो गया। ये हो गया हमारा OMO, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनाया? ये हमारा बना लिया ऑक्टेट। ये हमारा क्या बना लिया? ऑक्टेट। तो पहला चीज़ हो गया, इसके जैसा बना जा सकता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा जो इनर्ट गैस होता है वो आता है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालें तो 2 और 8 बन जाता है। तो आउटर मोस्ट में कितना आ गया? 8। ये बन गया, सॉरी यहाँ पर हम ऑक्टेट लिख दिए, यहाँ पर ड्यूप्लेट होगा, है ना, ड्यूप्लेट। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑक्टेट हो गया। तीसरा आता है जिसका नाम है हमारा आर्गन, AR। इसको हम लोग, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 18 है। तो 2, 8 और 8, तो ये भी कंप्लीट कर लिया अपना ऑक्टेट, क्लियर है।
अगर हम चौथा का बात करते हैं क्रिप्टन, तो क्रिप्टन क्या है भाई, इसका एटॉमिक नंबर होता है 36, तो 36 है तो 2 हो गया, 8 हो गया, फिर 18 हो गया और फिर 8 हो गया, ये बन गया ऑक्टेट। ये सब सारा जो है ना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, मतलब कि शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हर शेल में, ठीक है। ये ऑलरेडी आप लोग को पता है, पहले से पढ़ते आ रहे हो कि हर शेल में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। क्रिप्टन हो गया। अब आता है जेनॉन। जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 54, तो ये हो जाएगा 2, 8, 18, 18, 18 दोनों 36 और 8, हाँ ठीक है, ये हो गया ऑक्टेट हो गया ये भी। अब एक लास्ट जो आता है रेडॉन, हम लोग रेडॉन तक ही देखते हैं, एक और भी आगे आता है बट हम लोग रेडॉन तक ही जानेंगे। रेडॉन, रेडॉन का होता है हमारा टॉपिक एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो 86 हो गया, तो 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, बीच में आ जाएगा 32, फिर हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा 8, तो ये भी हमारा क्या कर लिया, ऑक्टेट बना लिया। अब देखिए इतना सारा इनर्ट गैस है, इसी के जैसा हर एक एलिमेंट अगर बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जा सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अब देखिए ये क्या है, सारा का सारा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट आउटर मोस्ट सेल बना रहा है। ये क्या बना रहा है, सारा का सारा कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट सेल बना रहा है, यानी कि इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, चाहे डुप्लेट कंप्लीट है। अब ये इतना ज़्यादा स्टेबल हो चुका है कि ये सारा का सारा जो होता है ना वो नॉन रिएक्टिव हो जाता है। नॉन रिएक्टिव बोल सकते हैं, चाहे लीस्ट रिएक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है ना, चाहे अनरिएक्टिव बोल सकते हैं, जो भी बोल लीजिए। तो ये क्या हो जाता है भाई, नॉन रिएक्टिव भी बोल सकते हैं, लीस्ट रिएक्टिव बोल सकते हैं, है ना, लीस्ट रिएक्टिव भी बोल सकते हैं, अनरिएक्टिव भी बोल सकते हैं, अनरिएक्टिव भी बोला जा सकता है, ठीक है। और ये सब क्या है, एक स्टेबल एलिमेंट है, स्टेबल एलिमेंट क्यों, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरा का पूरा फुल्ली कंप्लीट है। तो स्टेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि कोई भी इसके नज़दीक का एलिमेंट है तो वो अपने नज़दीक के इनर्ट गैस जैसा बनना चाहता है कि चलो भाई हमको किसी भी तरीके से अपने नज़दीक का इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन ले लेना है, या तो डुप्लेट बना लेना है और या तो फिर ऑक्टेट कंप्लीट कर लेना है। जैसे ये हो जाएगा तो हम हो जाएंगे स्टेबल, ठीक है। समझ में आ गया इतना तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं क्योंकि अगर एक ही जगह रहेगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे हम लोग इनर्ट गैस का बताया कि वो आउटर मोस्ट में कंप्लीट रख रहा है सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब तो स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी का बात कर रहे थे, तो स्टेबिलिटी के लिए आखिर चाहिए तो चाहिए क्या, तो फॉर स्टेबिलिटी बोल सकते हैं हम लोग, फॉर स्टेबिलिटी, है ना, फॉर स्टेबिलिटी एटम्स नीड्स टू बी, लिख देते हैं हम, एटम नीड टू कंबाइन केमिकली। अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकली तो होगा, केमिकली बाय कैसे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टू अटेन क्या चीज, टू अटेन क्या करने के लिए, टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाता है हमारा, सबसे पहला आ जाता है ऑक्टेट, ड्यूप्लेट पहले लिख लेते हैं हम लोग, ड्यूप्लेट और फिर ऑक्टेट। अगर ऐसा कुछ हो जाता है किसके थ्रू, एक बार फिर से देख लेते हैं, फॉर स्टेबिलिटी एटम्स नीड्स टू कंबाइन केमिकली by redistribution of electron to attain a stable electronic configuration। अब या तो वो ड्यूप्लेट हो या तो वो ऑक्टेट हो। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो काम कर जाएगा। जैसे एग्जांपल्स में देख लेते हैं हम लोग, क्या है एग्जांपल्स में, सपोज कीजिए एक सोडियम का हम बात उठा रहे हैं, ठीक है। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281 होता है ना। चलिए ये क्या करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बनाया क्या, सोडियम प्लस आयन, तो ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, सपोज कीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे दिया है, तो अब क्या बन गया, ये 28, यानी कि ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया आउटर मोस्ट में। उसी तरीके से हम क्लोरीन के भी बारे में बात कर सकते हैं। क्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितना हो जाएगा, 287, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो
तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी से ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन माइनस बन जाएगा। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इसमें, एक जैसे ही ऐड होगा तो 2 8 और 8 हो जाएगा, और ये अपने नज़दीक वाला जो इनर्ट गैस है उसके जैसा ये कंप्लीट करो। इसके नज़दीक वाला कौन सा हो जाएगा, जो कि है आर्गन। इसके नज़दीक वाला कौन सा हो जाएगा, 2 8 है तो ये हो जाएगा नियोन। ठीक है, नियोन के जैसा स्टेबिलिटी कर लेगा, अपना नज़दीक का इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन को अक्वायर कर लेगा। ये चीज़ समझ सकते, तो समझ में आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर स्टेबल होना है तो atoms needs to combine chemically by redistribution of electron to attain stable electronic configuration, चाहे वो ड्यूप्लेट हो चाहे वह ऑक्टेट हो। इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो अगर हमसे पूछा जाए कि कॉज ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, कि मतलब क्या कारण क्या है स्टेबिलिटी का, तो कॉज ऑफ स्टेबिलिटी क्या करते हैं हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, फिर से इसको मिटा देते हैं। कॉज ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है, कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ये देख लेते हैं, है ना। राइटिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और राइटिंग मेरा उतना कोई खास नहीं है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का कारण क्या है, टू अक्वायर नियरेस्ट नोबेल गैस कन्फिग्रेशन, टू अक्वायर नियरेस्ट नोबेल गैस कन्फिग्रेशन, है ना, कन्फिग्यूरेशन। ये तो हो गया हमारा कॉज ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, अब ये होगा कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऑलरेडी हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अब देखिए हम लोग आ रहे हैं, पहुंच रही है, जो केमिकल बॉन्डिंग नाम है ये, इसको भी तो डिस्कस करना होगा ना, ये भी तो देखना होगा ना। तो अब आ रहे हैं हम लोग, तो जब रीडिस्ट्रीब्यूशन जब हो रहा होता है, ठीक है ना, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन का, रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर, ठीक है, तो क्या होता है इस समय, क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है किसके बीच में, बिटवीन एटम्स। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्स बिटवीन किसका, बिटवीन एटम्स। ठीक है ना, बिटवीन एटम्स। और यही फोर्स कहलाता है क्या, यही फोर्स जो क्रिएट हो रहा है, जो हैपेंड हो रहा है, यही फोर्स हम लोग का कहलाता है क्या, केमिकल बॉन्डिंग। तो बोल सकते हैं क्या, दिस फोर्स, है ना, दिस फोर्स इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो पहुंच गए हम लोग अपना असली जगह पर कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे। तो केमिकल बॉन्डिंग तक पहुंचने के लिए हमको कुछ कुछ बीच में बताना पड़ा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे अगर बॉन्डिंग का बनाना है तो कैसे स्टेबल होना है, उसका भी एग्जाम्पल हम दे दिए, है ना, उसका भी एग्जाम्पल दे दिए। स्टेबल होने के लिए हम लोग को स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा, तो स्टेबिलिटी होने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है भाई, तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होना है, इनर्ट गैस के जैसा होना है, ऑक्टेट और ड्यूप्लेट बनाना है, ये सब सारा चीज़ क्रिएट करना है। हम फिर सारा का सारा, यानी कि जितना भी इनर्ट गैस होता है वो सब के बारे में हम बताएं कि कैसे ड्यूप्लेट है, कैसे ऑक्टेट है, ये सब सारा चीज़ हम लोग देख लिए। कुछ एग्जाम्पल भी दिए, जैसे सोडियम का एग्जाम्पल लिए, क्लोरीन का एग्जाम्पल लिए, सब सारा चीज़ देखते हुए हम लोग पहुँच गए कहाँ तक, केमिकल बॉन्डिंग का डेफिनेशन था, यानी कि ये केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, तो हम लोग को पता चल गया कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है और कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ शुरुआत से हम लोग पढ़ते पढ़ते वो सारा चीज़ देखते देखते केमिकल बॉन्डिंग में आ गए हैं। अब हम लोग को देखना है क्या, कि केमिकल बॉन्डिंग कितने तरीका होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि आखिर ये स्टेबिलिटी जो है वो कैसे कैसे गेन किया जाता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, है ना, साफ सुथरा करके लिखने में अच्छा लगता है। हम लोग को अब क्या देखना है कि अब केमिकल जो बॉन्डिंग जो हुआ है ना, वो अलग अलग कितने तरीके से स्टेबल किया जा सकता है, अच्छा हो सकता है, एलिमेंट कितने तरीके से स्टेबल हो सकता है। तो मेथड्स टू अचीव स्टेबिलिटी, ये हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो मेथड्स टू अचीव क्या हो गया, स्टेबिलिटी। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा होगा ना, तो आप 1.25x या 1.5x में करके देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा और भी सही अच्छा लगेगा। ठीक है ना, अब हो सकता है कि आप लोग का थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा हो, लेकिन हमको धीरे धीरे बताना होता है। क्यों, क्योंकि हर स्टूडेंट्स को बेसिक से समझना है, जानना है। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ा लग रहा है तो आप 1.25 में कर लो, 1.5 में कर लो, एकदम सुपर अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो मेथड्स टू अचीव स्टेबिलिटी क्या होगा। सबसे पहला मेथड में जो आता है
ठीक है, वो आता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ लिख सकते हैं पहला मेथड में ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और इसी में हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे टाइप ऑफ नेम भी, कि उस बॉन्ड को बोलते क्या है ना, मोर इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, और जब ऐसा कुछ होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट नाम से भी रहेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा अगर देखते हैं, दूसरा टाइप का स्टेबिलिटी और फिर उसका नाम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तीसरा में आ जाते हैं, जो है इसका पहला देख लिया ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। तीसरा जो होता है ना वो थोड़ा सा यूनिक है, जिसको हम लोग लोन पेयर इफेक्ट भी बोलते हैं। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर आर कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन ऑफ द एटम कंट्रीब्यूशन, ये चीज़ बोल सकते हैं। मतलब क्या, कि अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर, हाँ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स आर contributed by only one contributing atom, by only one contributing एटम्स। सिर्फ एक एटम जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, उसमें जितना भी एटम्स कंट्रीब्यूट है सिर्फ एक एटम के थ्रू वो लोन पेयर क्रिएट कर रहा है। तो इसको हम लोग कौन सा बॉन्ड के नाम में रखेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड है ना, डेटिव बॉन्ड भी, और लोन पेयर इफेक्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट जितना पढ़ना है हम लोग को, जितना एग्जाम में आना है इंपॉर्टेंट वही है। देखिए, नॉलेज के लिए मत पढ़िए क्या, कि एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, एग्ज़ाम आपको निकालना है। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो सॉल्व होगा या नहीं होगा, उसके लिए जितना नॉलेज है ना उतना हम लोग गेन कर लेंगे। अल्टीमेटली यही तो करना है ना, कि एग्ज़ाम में हम लोग को जो क्वेश्चन आ रहा है वो सॉल्व होना चाहिए। ठीक है ना, बड़े बड़े लोगों को देखिए, यूपीएससी का जो सेकंड टॉपर है उनका भी यही करना था, कि ठीक है आप बुक्स को पढ़िए, लेकिन ये मत सोचिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। डेफिनेटली नॉलेज तो होना ही है, बट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हाँ, उससे आपको अल्टीमेटली एग्ज़ाम क्लियर करना है, और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा वो चीज़ जो एग्ज़ाम में आता है। नॉलेज तो आप इकट्ठा करते रहिए, ज़िंदगी भर पढ़ते रह जाइएगा, ख़त्म नहीं होगा। आज भी रिसर्च जारी है ये सब चीज़ पर। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ले तो पूरा केमिकल बॉन्डिंग का ज्ञाता हो गए, ना 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 ना, आज भी ये सब चीज़ पर रिसर्च जारी है। तो हम लोग को पढ़ना वो चीज़ है जो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ लिए, इस चीज़ में हम लोग देख लिए कि मेथड्स टू अचीव स्टेबिलिटी और नेमिंग ऑफ जो अलग अलग जो बॉन्ड्स बन रहा था उसमें। तो सबसे पहला क्या आया था, ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स आर कंट्रीब्यूटेड ओनली बाई वन कंट्रीब्यूटिंग एटम्स, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, या तो लोन पेयर इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ये सब चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में एग्जांपल्स देखेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर इन करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।